अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जावेद शेख और आज के इस आफ्टर इफेक्ट के ट्यूटोरियल में मैं आपको क्लासिक 3D लोगो या टेक्स्ट बनाना सिखाऊंगा जो आप पहले देख चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताता चलूं कि जो दोस्त बिल्कुल न्यू है आफ्टर इफेक्ट में, तो वो पहले आफ्टर इफेक्ट के बेसिक ट्यूटोरियल्स देखे और उसके बाद ये ट्यूटोरियल फॉलो करें, वरना आधे में शायद समझ में ना आए। तो इसलिए बेहतर है कि आप पहले बेसिक ट्यूटोरियल देखें। ओके, तो कंपोजिशन, न्यू कंपोजिशन, और इसे मैं नाम देता हूँ बेसिक वर्क। और यहाँ से प्रीसेट में चूज़ करता हूँ 720p और फ्रेम रेट 30 और ड्यूरेशन इसकी मैं कर देता हूँ 20 सेकेंड। कलर इसका ब्लैक, बैकग्राउंड कलर। ओके, उसके बाद लेयर, न्यू सॉलिड, और इसे नाम देता हूँ प्लेस लोगो इनसाइड, मेक फ्रॉम साइज, और यहाँ से कलर इसका मैं रेड चूज़ करता हूँ। उसके बाद इसको प्री कंपोज करते हैं। लेयर को सेलेक्ट करके लेयर, यहाँ से प्री कंपोज, और इसे मैं नाम देता हूँ लोगो प्लेस होल्डर। ओके, अब इस कंपोजिशन को यहाँ से जो प्री कंप हो गई उसको डबल क्लिक करके ओपन किया और इस लेयर पे राइट क्लिक करके गाइड लेयर कर दिया। अब इससे ये होगा कि ये लेयर दिखाई यहाँ पे दे रहा है इस कंपोजिशन में सिर्फ, पर ये रेंडर नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पर ये मैं पिछली कंपोजिशन ओपन करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, तो ये रेंडर नहीं होगा। इसके बाद कंट्रोल R से रूलर यहाँ पे इसका ऑन करते हैं और यहाँ से ये रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करके यहाँ से मैं इसे मास्क देता हूँ और ये मास्क इतना मैंने दे दिया। उसके बाद ये मास्क यहाँ पे नीचे जो है यहाँ पे ऐड है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया और T प्रेस करके इसकी ओपेसिटी में 50% कर दी। उसके बाद इसकी ट्रांसपेरेंसी में यहाँ से ऑन करता हूँ। अब जो है आप जो भी लोगो, टेक्स्ट जो भी इसके अंदर लगाना चाहें वो आप इसमें इंपोर्ट करें। तो मैं यहाँ से ये उर्दू एक टेक्स्ट है, ये मैंने इन पेज में लिखा है और EPS फॉर्मेट में इसे एक्सपोर्ट किया है। इसे इंपोर्ट करता हूँ यहाँ से ड्रैग करके, ड्रैग करके ये इंपोर्ट किया। उसके बाद इसके नीचे यहाँ पे ड्रॉप किया मैंने और इसका जो एंकर पॉइंट है मैं यहाँ पे सेंटर पे लाता हूँ इन अल्फाज के ऊपर, और अब इसे नीचे लेकर आता हूँ। अब S कीबोर्ड से प्रेस किया, इसका स्केल सामने आ गया और स्केल क्लिक करके ड्रैग किया तो ये स्केल इसका बड़ा आ रहा है। ओके, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, इसका स्केल और भी बड़ा करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे इसकी क्वालिटी जो है वो लॉस हो रही है। तो अगर आपके पास इलस्ट्रेटर की फ़ाइल है या EPS की फ़ाइल है तो इसका जो कोलास ट्रांसफॉर्मेशन का ऑप्शन है इसे ऑन कर दें। अब देखें कि ये इसकी क्वालिटी क्लियर हो गई है। तो अब मैं इस लोगो प्लेस होल्डर की कंपोजिशन को क्लोज करता हूँ और ये जो लोगो प्लेस होल्डर है इसके ऊपर मैं इफेक्ट अप्लाई करता हूँ टिंट का। तो ड्रैग करके इसे ऊपर ड्रॉप किया और इसका जो वाइट मैप है इसे मैं यहाँ से आई ड्रॉपर पर क्लिक करके ब्लैक कर देता हूँ और यहाँ से ट्रांसपेरेंसी ऑन करता हूँ तो ये देखें ये सारा ब्लैक हो गया। अब इसको फिर से सिलेक्ट करके प्री कंपोज करते हैं जिसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+C, और यहाँ से मैं इसे नाम देता हूँ लोगो के। तो इस लोगो के लेयर पे यहाँ पे फिर से इस पे टिंट का इफेक्ट अप्लाई करते हैं। लेयर को सिलेक्ट करके मैंने डबल क्लिक किया तो ये इसके ऊपर अप्लाई हो गया। उसके बाद इसका जो ब्लैक मैप है इसे यहाँ से थोड़ा सा डार्क ब्लैक कर देते हैं। ओके, और नीचे जो वाइट मैप है वो भी इसका वही कर देते हैं सेम। अब यहाँ से मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी ऑफ करता हूँ तो ये देखें कि ये डार्क ब्लैक है। उसके बाद इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई करते हैं यहाँ से मिनी मैक्स, और इसकी जो रेडियस है वो 1%,
और चैनल जो है अल्फा एंड कलर कर देते हैं। उसके बाद इस लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी से मैं इसे डुप्लीकेट करता हूँ और फिर जो ऊपर वाला लेयर है उससे मैं मिनीमैक्स को डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब जो है जो नीचे वाला लेयर है इसको यहाँ से मैं हाइड कर देता हूँ और ऊपर वाले लेयर पे अब इफेक्ट अप्लाई करते हैं वेगास। डबल क्लिक किया और यहाँ से इसका जो इनपुट लेयर है वो यहाँ से नंबर 2 कर देते हैं और जो चैनल है इंटेंसिटी इसको अल्फ़ा पे कर दिया और थ्रेशोल्ड इसका 50 और प्री ब्लर 4 और टॉलरेंस 0 और ये 21 सेगमेंट 2 और लेंथ 0.79 और उसके बाद जो है टाइम इंडिकेटर जो है वो 0 पे लेके आएँ यहाँ पे स्टार्ट पे और उसके बाद रोटेशन की जो स्टॉप वॉच है उस पर क्लिक कर दें। उसके बाद 5 सेकंड पे आके इसको रोटेशन को कर देते हैं -25 और उसका जो रैंडम फेस है इसे भी ऑन कर देते हैं और उसका ब्लेंडिंग मोड जो है वो ट्रांसपेरेंट कर देते हैं और यहाँ से जो कलर है इसका वो यहाँ से ग्रे कर देते हैं यहाँ से। ओके, उसके बाद बार विड्थ जो इसकी 1.5 में करता हूँ और ओपेसिटी इसकी 0, मिड पॉइंट ओपेसिटी 1 और पोजीशन इसकी जो है मिड पॉइंट वो 0.001। ओके, उसके बाद इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके एक नीचे वाला लेयर यहाँ से मैं फिर से शो कर देता हूँ और अब इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके और इसके जो कोलाप्स ट्रांसफॉर्मेशन के जो ऑप्शन है इससे भी ऑन कर देते हैं। अब इनको प्री कंपोज करते हैं कंट्रोल शिफ्ट सी के साथ और इसे मैं नाम देता हूँ आउटलाइन। ओके, और इससे जो है सिलेक्ट करके यहाँ से इसका मोशन ब्लर भी इसका ऑन कर दें और 3D इसका ऑन कर दें। बाकी जो ये मेन मोशन ब्लर है ये आप लास्ट में इसे ऑन कर दें जब आप रेंडर करें, अगर अभी करेंगे तो ये कंप्यूटर खामखा हैंग होगा। तो उसके बाद इस लेयर को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से P प्रेस करते हैं जिससे इसकी पोजीशन की वैल्यू आ गई और उसकी स्टॉप वॉच पे कीबोर्ड से अल्ट होल्ड करके स्टॉप वॉच पे क्लिक किया तो इस पर ये एक्सप्रेशन जो है वो आ गया है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं वैल्यू प्लस, मतलब हमें वैल्यू प्लस करनी है, यहाँ पे z वैल्यू प्लस करनी है तो x और y की नहीं करनी, तो इसलिए वैल्यू प्लस यहाँ पे 0 करेंगे और कामा। अब ये 0 जो है ये x है तो x में कुछ भी हमने प्लस नहीं करना तो इसलिए मैंने 0 लिख दिया। y में भी कुछ नहीं करना तो इसके लिए भी 0 लिखा और फिर कामा। और यहाँ पे z में जो हमें प्लस करनी है वो करनी है, यहाँ पे लिखता हूँ इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब ये होता है कि ये जो लेयर का जो सीक्वेंस होता है, जैसे ये लेयर नंबर 1 है तो इंडेक्स में जितने भी लेयर्स नीचे होंगे ये उस लेयर को देखेगा कि जैसे कि ये हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन अप्लाई किया है तो ये वाला लेयर है लेयर नंबर 1, तो इंडेक्स डिवाइड बाय 2, ठीक है। जो ये जो लेयर है लेयर नंबर 1 वो डिवाइड हो जाए 2 के साथ और फिर जो वैल्यू उसकी जो निकलती है वो यहाँ पे जी वैल्यू हो जाए, तो ये है 1 को अगर डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 0.5, तो इसका जवाब यहाँ पे होना चाहिए 0.5। अब जैसे ही मैं यहाँ पे खाली एरिया पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें कि ये 0.5 हो गया। उसके बाद इसमें बैकग्राउंड ऐड करते हैं, कलर कोई भी हो और यहाँ पे नेम में से देता हूँ BG में कौन सा है सेट ओके और इसे इसके नीचे लेके आते हैं। उसके बाद इसके ऊपर मैं इफेक्ट अप्लाई करता हूँ ग्रेडियंट रैंप, यहाँ पे रैंप लिखा तो ये ग्रेडियंट रैंप आ गया। इस पे डबल क्लिक कर किया ये लेयर सेलेक्ट है और ये डबल क्लिक किया तो ये देखें रैंप का इफेक्ट यहाँ पे आ गया। और इसका जो स्टार्ट रैंप है
उसके यहाँ पे क्लिक करने से अब ये क्लिक कर दिया। अब जो है जिस भी जगह पे क्लिक करेंगे ये उसकी पोजीशन वो बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे कॉर्नर पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और जो इसका एंड ऑफ रैंप की जो पोजीशन है वो यहाँ पे सेलेक्ट करके मैं इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ। अब जो इसका जो ब्लैक कलर है इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा डार्क ग्रे कर देता हूँ। अब इसमें कैमरा ऐड करते हैं तो राइट क्लिक न्यू और ये यहाँ से कैमरा और मैं यहाँ से 35 मिलीमीटर चूज़ करता हूँ, हिट ओके। और उसके बाद फिर से राइट क्लिक न्यू और ये नल ऑब्जेक्ट, और इस नल ऑब्जेक्ट पे सेलेक्ट करके जैसे कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो ये रीनेम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कैमरा कंट्रोल और इस कैमरा वाले लेयर को यहाँ से पेरेंट कर देते हैं कैमरा कंट्रोल के साथ, और कैमरा कंट्रोल का जो नल ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ से 3D कर देते हैं। उसके बाद जो है कीबोर्ड से होम बटन प्रेस करें तो ये टाइम इंडिकेटर स्टार्ट पॉइंट पे आ गया, और ये जो नल ऑब्जेक्ट है कैमरा कंट्रोल इसको सेलेक्ट करके यहाँ से कीबोर्ड से आर प्रेस किया तो रोटेशन वैल्यू आ गई, और यहाँ से ओरिएंटेशन जो है इसकी उस पर स्टॉप वॉच पे क्लिक किया और उसके बाद पोजीशन ओपन करते हैं और उसकी भी स्टॉप वॉच पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यू प्रेस करें और दोबारा यू प्रेस करेंगे तो ये देखें दोनों की फ्रेम्स आ गई। अब जो है यहाँ पे इसे एनिमेट करते हैं तो मैं इसे थोड़ा सा इस तरह रोटेट करता हूँ। ओरिएंटेशन में जो जी वैल्यू है उसको रोटेट किया और उसके बाद जो है इसकी जो एक्स वैल्यू है इसको थोड़ा सा इस तरह से रोटेट में कर देता हूँ, और वाई वैल्यू को थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, एक्स को थोड़ा सा ऐसे करके। अब जो पोजीशन की जी वैल्यू है इसको यहाँ से जूम इन कर देता हूँ मैं, ये जूम इन हो गया, और ये वाई वैल्यू से इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, फिर से थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ इसे, और एक्स वैल्यू से थोड़ा इसको इस तरफ कर देता हूँ। उसके बाद 5 सेकंड पे आके और इसकी जो एक्स वैल्यू है इसको थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ। अब ये एनिमेशन बन चुका है। उसके बाद राइट क्लिक न्यू और यहाँ से न्यू सॉलिड बनाते हैं और कलर वाइड करता हूँ इसका मैं, और ये मेक कॉम साइज और नाम देता हूँ इसे बुलर, ओके। और इसे कैमरा लेयर के नीचे रखते हैं। अब जो है मैं यहाँ से कंपोजिशन को थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ और यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे अब ये देखें इसके कोने पे मास्क आ गया है। अब इसकी लेयर को सेलेक्ट करके यहाँ से एम प्रेस किया, ये मास्क आ गया सामने, और मास्क को यहाँ से ओपन किया और इसका जो फेदर है मास्क का ये यहाँ से 500 कर देता हूँ। और उसके बाद जो है इसका ये जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर दें, इससे ये होगा कि ये एक एडजस्टमेंट लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद इस पर इफेक्ट अप्लाई करते हैं कैमरा लेंस ब्लर, और ये इस पर अप्लाई किया। यहाँ से मैं फिट स्क्रीन कर देता हूँ दोबारा। अब इसका जो रेडियस है वो इसका यहाँ से मैं 12 करके देखता हूँ, 18 ट्राई करते हैं, नहीं ये कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, 12 ठीक रहता है। उसके बाद जो है रिपीट एज पिक्सल इसको ऑन कर देते हैं। अब जो है यहाँ से रिफ्लेक्शन बनाते हैं। रिफ्लेक्शन बनाने के लिए प्रोजेक्ट पैनल में से जो लोगो वाली कंपोजिशन है उसे ड्रैग करके इस आउटलाइन कंपोजिशन के ऊपर लाते हैं और इसे प्री कंपोज कर देते हैं। यहाँ से लेयर प्री कंपोज, और जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट सी, और इसे मैं नाम देता हूँ रिफ्लेक्शन 01, ओके। अब जो है इसे डबल क्लिक करके ओपन किया
और ये लोगो है, यहाँ से ट्रांसपेरेंसी ऑन करते हैं और इस पर इफेक्ट अप्लाई करते हैं टिंट का, और इसका वाइट में ब्लैक कर दिया। और इसके बाद इसको डुप्लीकेट करते हैं और जो नीचे वाला लेयर है इसको हाइड कर देते हैं। ऊपर वाले लेयर पे इफेक्ट अप्लाई करते हैं यहाँ से वेगास। ओके, टिंट जो है इसका इफेक्ट यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। और इसका जो ये जो चैनल है इंटेंसिटी इसकी अल्फ़ा कर दी, और यहाँ से इसका थ्रेशोल्ड 180 और टॉलरेंस 0 और ये 21 और ये 1 और ये इवन से इसका बंच करते हैं। और यहाँ से रैंडम फेस ऑन है और इसका जो ये कलर है यहाँ से ये वाइट कर देते हैं। यहाँ से मैं ट्रांसपेरेंसी ऑफ करता हूँ, अब देखेंगे। उसके बाद जो विड्थ है इसकी वो मैं 3 करता हूँ और मिड पॉइंट ओपेसिटी 1 और ये मिड पॉइंट पोजीशन 0.001 और एंड ओपेसिटी 1। अब ये देखें इसके ऊपर चारों तरफ से स्ट्रोक आ गए। उसके बाद जो है राइट क्लिक न्यू सॉलिड में कम साइज हिट होके और इसको नीचे लेके आते हैं। और जो है इस पर इफेक्ट अप्लाई करते हैं यहाँ से ग्रेडियंट रैंप, और इसका जो स्टार्ट ऑफ रैंप है वो यहाँ से सेंटर से स्टार्ट करते हैं। ओके, उसके बाद इसकी जो ट्रैक मैट है वो इसका अल्फ़ा मैट कर देते हैं। अगर ये ट्रैक मैट यहाँ से नज़र नहीं आ रहा तो आप इन ऑप्शन से इसे ला सकते हैं। उसके बाद जो है ऊपर वाला जो लेयर है इसका ब्लेंडिंग मोड आप यहाँ से ऐड पे कर दें। ओके, अब ये देखें। उसके बाद जो है ये वाइट लेयर इसको सेलेक्ट सॉलिड को सिलेक्ट करें और इसकी रोटेशन यहाँ से ऑन करते हैं। आर प्रेस करके ये रोटेशन आ गई और इसे रोटेट करते हैं। इस तरह से मैं करता हूँ, इस तरह से। ओके, यहाँ पे ठीक है। उसके बाद इसकी पोजीशन ओपन करता हूँ यहाँ से पी से, और टाइम इंडिकेटर को 0 पे लाते हैं यहाँ से, और पोजीशन इसकी एनिमेट करते हैं। और इसकी पोजीशन में स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, और उसके बाद 5 सेकंड पे आके 500 ये 5 सेकंड पे आ गया, और इसकी पोजीशन में थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। उसके बाद जो है इसकी ओपेसिटी टी प्रेस करके इसकी ओपेसिटी 60% कर देते हैं। अब इसको क्लोज करते हैं। अब जो है यहाँ पे इस लेयर को भी यहाँ से 3D करते हैं। इसका जो ब्लर का ऑप्शन है वो भी इसका ऑन कर देते हैं। अब ये देखें कि ये रिफ्लेक्शन इस पे आ चुका है। उसके बाद जो है ये आउटलाइन जो लेयर है इसकी आपने डुप्लीकेट करनी है। जितनी ज़्यादा डुप्लीकेट करेंगे उतना इसकी जो 3D डेप्थ है वो बढ़ेगी। तो इसकी मैं यहाँ से डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ से मैं कंपोजिशन को बड़ा कर देता हूँ, और यहाँ से कंट्रोल डी से डुप्लीकेट किया, ये हो गया 2 3 4 5। अब इन पांचों लेयर को सिलेक्ट करके फिर से डुप्लीकेट किया, अब हो गए 10, और फिर से इन 10 को सिलेक्ट करके ये हो गए 20 और ये 30 और ये 40 और ये हो गए 50। और यहाँ से ये 5 लेयर में सेलेक्ट करता हूँ 1 2 3 4 5, शिफ्ट के साथ ये सिलेक्ट किया और इसके इनको एक बार फिर डुप्लीकेट कर दिया। अब हो गए लेयर 55। अब जो है यहाँ पे लास्ट वाले जो इसके लेयर्स हैं, लास्ट वाले 4 लेयर्स 1 2 3 एंड 4, इनका जो यहाँ से कलर है, ये यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो इनका कलर यहाँ पे मैं कोई
कोई और चूज़ करता हूँ ताकि पता चले कि ये अलग है, और इनको रीनेम करता हूँ। इंटर किया और सेलेक्ट करके इंटर किया और इसे नाम देते हैं शेडो, और इसे मैं कॉपी करके इन सबको रीनेम कर देता हूँ। उसके बाद ये आउट लाइन वाले जो 5 लेयर हैं इनको सिलेक्ट करें। ये 5 लेयर सिलेक्ट किए और उसके बाद इफेक्ट मेन्यू से जाके कलर करेक्शन और यहाँ से ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। अब ये इन पांचों पे ये इफेक्ट अप्लाई हो चुका है, और यहाँ से ये लेगेसी सपोर्ट इसकी ये ऑन कर देते हैं। उसके बाद जो ये फर्स्ट वाला जो है लेयर जिस पे ये इफेक्ट अप्लाई किया हुआ है, उसकी ब्राइटनेस यहाँ से -10 कर देते हैं, और सेकंड वाले की -20, और ऐसे इसकी -30, और ये -40, ये -50। उसके बाद ये जो शेडो लेयर है इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से इफेक्ट सर्च करें ड्रॉप शेडो। ये इस पर इफेक्ट अप्लाई कर दिया और इसकी ओपेसिटी यहाँ से 100% कर देते हैं, और डिस्टेंस 0, और सॉफ्टनेस इसकी 5%। उसके बाद इसी लेयर को यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से कीबोर्ड से कॉपी करते हैं Ctrl+C से, और नीचे वाला जो शेडो लेयर है इसको सेलेक्ट करके Ctrl+V से इसे पेस्ट कर देते हैं, और इसकी जो सॉफ्टनेस है यहाँ से वो 30% कर देते हैं। उसके बाद उससे नीचे वाला जो शेडो लेयर है उस पर ये इफेक्ट पेस्ट करते हैं, और इसकी जो ओपेसिटी है ये 30 कर देते हैं, और जो सॉफ्टनेस है इसकी वो कर देते हैं 150। उसके बाद इस लेयर इफेक्ट को फिर से यहाँ से कॉपी करते हैं और नीचे वाले शेडो लेयर पे पेस्ट कर देते हैं। ये पेस्ट हो गया। अब ये देखें कि यहाँ पे एंड में इसका जो है जो 3D डेप्थ है इसके एंड में यहाँ पे देखेंगे शेडो आ चुका है। उसके बाद यहाँ से लेयर सारे लेयर सेलेक्ट करें और Ctrl+A से ये सारे मैं सेलेक्ट करता हूँ और इनको प्री कंपोज कर दें, और इसे नाम देते हैं पार्ट 1। ओके, और इसको अब फिर से डबल क्लिक करके ओपन करते हैं पार्ट 1 को, और यहाँ से 5 सेकंड पे आके टाइम इंडिकेटर को 5 सेकंड पे ला के कीबोर्ड से N प्रेस करें तो ये इसका वर्क एरिया यहाँ पे एंड होगा, और उसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से ट्रिम कॉम्प टू वर्क एरिया कर दें। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद प्रोजेक्ट पैनल में आके ये जो पार्ट 1 था इसको यहाँ से डुप्लीकेट कर देते हैं। ये प्रोजेक्ट पैनल से इसलिए डुप्लीकेट कर रहे हैं क्योंकि इसमें अगर हम चेंजिंग करेंगे तो पार्ट 1 में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अगर हम यहाँ टाइमलाइन में इसकी चेंजिंग करेंगे डुप्लीकेट करके, तो अगर हम पार्ट 1 में कोई चीज़ चेंज करेंगे तो वो पार्ट 2 की कंपोजिशन में भी वही नज़र आएगी। तो इसलिए प्रोजेक्ट पैनल से यहाँ से डुप्लीकेट करते हैं और पार्ट 2 को ओपन करते हैं, और उसके बाद यहाँ से मैं ये जो आउटलाइन वाला लेयर है इसको सोलो कर देता हूँ फ़िलहाल, क्योंकि फुल 3D दिखाने में कंप्यूटर हैंग हो रहा है। और इसका जो कैमरा एनिमेशन है इसको यू प्रेस किया सेलेक्ट करके कैमरा कंट्रोल जो है, और यहाँ से इसका कैमरा एंगल चेंज करते हैं। तो पहले तो मैं इन दोनों को पोजीशन और ओरिएंटेशन को सेलेक्ट करके यहाँ से राइट क्लिक करके रीसेट कर देता हूँ। उसके बाद इसको मैं नया एंगल देता हूँ। आपको जैसा एंगल ठीक लगे आप वो सेट करें इसका। तो मैं इसकी एक्स वैल्यू इस तरह कर देता हूँ और जी वैल्यू थोड़ी सी वाई वैल्यू थोड़ी सी इस तरह कर देते हैं।
उसके बाद इसको ऊपर लेके गया और इसको जूम इन करता हूँ, इसको थोड़ा इस तरफ लेके गया, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं ऐसे, और थोड़ा सा यहाँ पे लेके आते हैं। उसके बाद एंड वाली जो की फ्रेम है ये फ़िलहाल मैं यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, और कीबोर्ड से एंड प्रेस किया, टाइम इंडिकेटर एंड पे आ गया। और इसकी जो एक्स वैल्यू है इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ। अब यहाँ से इसे अनसोलो करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये जो इसका ब्लर जो है वो ब्लर हम उस तरफ देते हैं जो चीज़ हमें दूर दिखाई दे। तो आपको जिस तरफ ठीक लगे, मैं यहाँ पे कीबोर्ड से होम बटन प्रेस करता हूँ, तो मैं इसे जो है ब्लर को इस कोने पर लाता हूँ। तो उसके लिए इस ब्लर को जो है फ्लिप कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म फ्लिप हॉरिजॉन्टल। अब ये ब्लर इस तरफ आ गया। और इसका जो बैकग्राउंड पे जो ग्रेडियंट दिया हुआ है इसको भी इस तरफ करते हैं। तो इसका ये जो स्टार्ट रैंप है वो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, सेंटर से ऊपर से, और जो एंड रैंप है वो यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ओके, अब थोड़ा ये ठीक नज़र आ रहा है। और यहाँ से ऊपर जो है स्टार्ट कलर उसका थोड़ा सा डार्क ग्रे कर देते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट पैनल में आके ये जो रिफ्लेक्शन है इस कंपोजिशन को भी डुप्लीकेट करते हैं कंट्रोल डी से, और यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्शन लेयर है इसके साथ इसकी जगह पे इसको लाते हैं। तो यहाँ पे पहले तो ये कंपोजिशन में रिफ्लेक्शन कंपोजिशन सेलेक्ट करते हैं यहाँ से। उसके बाद कीबोर्ड से अल्ट होल्ड करके इस रिफ्लेक्शन 2 को ड्रैग करके इसके ऊपर ड्रॉप कर देते हैं। तो ये रिफ्लेक्शन 2 हो गया। अब इसे डबल क्लिक करके ओपन करते हैं और इसका रिफ्लेक्शन थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ से मैं रोटेशन इसकी ऑन करता हूँ, ओपन करता हूँ, और इसको मैं इस तरफ से कर देता हूँ। उसके बाद यू प्रेस किया, और ये ध्यान में देखे कि ये टाइम इंडिकेटर फर्स्ट की फ्रेम के ऊपर हो। उसके बाद जो है इसको मैं ड्रैग करके थोड़ा नीचे लेके आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से ये की फ्रेम हम सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं। और यहाँ पे ये जो नेविगेशन है, की फ्रेम नेविगेशन, इस पर क्लिक करके इस दूसरी की फ्रेम के ऊपर टाइम इंडिकेटर को लाते हैं, और कंट्रोल वी से जैसे पेस्ट किया तो वो कॉपी की हुई की फ्रेम इसके ऊपर आ गई। अब जो है इस लेयर को यहाँ से क्लिक करके बस ड्रैग करके थोड़ा सा आगे कर दिया। अब ये रिफ्लेक्शन सेट हो गया। उसके बाद इसको क्लोज करते हैं। यहाँ से फिर से पार्ट 2 को डुप्लीकेट करते हैं और पार्ट 3, और इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं यहाँ से। और यहाँ से इसका जो आउटलाइन का लेयर है इसको फिर से सोलो करते हैं, और फिर से इसका कैमरा जो है एनिमेशन वो इसका दूसरे तरीक़ा से सेट करते हैं। मैं यहाँ से सिलेक्ट करके रीसेट कर देता हूँ, और इसको एंगल देते हैं इस तरह का।
और फिर से एंड की फ्रेम सेलेक्ट करके डिलीट कर दी और एंड पे टाइम इंडिकेटर को लाते हैं और यहाँ पे इसकी एक्स वैल्यू को थोड़ा सा ऐसे आगे कर दिया और यहाँ से इसको क्लोज करते हैं और ब्लर लेयर जो है इसको यहाँ से सोलो करते हैं और अब जो है इसका ब्लर इसी कोने पे ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ब्लर लेयर को। यहाँ से मैं जूम आउट करता हूँ, ब्लर लेयर सेलेक्ट किया और मास्क को डबल क्लिक करके सेलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं और यहाँ से फिर से फिट स्क्रीन और उसके बाद जो है बैकग्राउंड को भी सोलो करते हैं यहाँ से। अब ये बैकग्राउंड भी नज़र आ रहा है हमें और इस पे देखें कि ये ग्रेडियंट रैंप जो है इसको भी उस हिसाब से यहाँ पे सेट कर दें। और इसको कलर ऊपर से मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ग्रे। क्वालिटी इसका क्वार्टर कर देता हूँ। अब इनको अनसोलो करते हैं सबको और उसके बाद फिर से ये जो रिफ्लेक्शन 2 है इसको डुप्लीकेट किया यहाँ से प्रोजेक्ट पैनल से और इसको ड्रैग करके यहाँ पे लाते हैं और नीचे वाले रिफ्लेक्शन लेयर को यहाँ से डिलीट कर देते हैं और इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इसको भी मोशन ब्लर और 3D इसका ऑन कर देते हैं और इसको ओपन करते हैं और इसका जो एनिमेशन है यू प्रेस किया और ये एनिमेशन इसका ठीक है। इसकी रोटेशन थोड़ी चेंज करते हैं यहाँ से की रोटेशन यहाँ पे ठीक है और इसको फिर से क्लोज किया और इसको भी क्लोज कर दिया। उसके बाद पार्ट 3 को फिर से डुप्लीकेट करते हैं और डबल क्लिक करके ओपन किया और फिर से आउटलाइन लेयर को सोलो करते हैं और होम बटन से ये इसका जो है टाइमलाइन में स्टार्ट पॉइंट पे आ जाते हैं और फिर से कैमरा को रीसेट कर देते हैं यहाँ से रीसेट। और अब जो है मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ और यहाँ से जूम इन कर देता हूँ इसे जी वैल्यू से। ये जूम इन हो गया और उसके बाद लास्ट जो है फिल्म वो इसका डिलीट कर देते हैं और एंड में आके इसको यहाँ से रीसेट कर देते हैं। ये रीसेट हो गया और यहाँ से इसका टाइटल एक्शन से फिर यहाँ ऑन कर देते हैं और इसको जूम आउट कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि ये तो जो है ये एक्चुअल लेयर इसका देखें ना कि ये इतना है, तो ये लेयर सेलेक्ट करके जो आउटलाइन वाला है वो सेलेक्ट करके ये कंफर्म करें कि ये आपका इतना जूम ना हो। मिसाल के तौर पर मैं इसको बड़ा कर देता हूँ इतना। अब देखें ये लफ्ज़ तो यहाँ पे नज़र आ रहा है, पर अगर हम इस आउटलाइन लेयर को सेलेक्ट करते हैं तो ये देखें कि ये कंपोजिशन से भी बड़ा है। मैं यहाँ से जूम आउट करता हूँ, ये देखें कि ये कंपोजिशन से बड़ा है। तो अगर आप अभी तो ये टेक्स्ट के हिसाब से आपने सेट किया, आगे चलकर आप इसमें कोई और लोगो इंपोर्ट करें या कोई और टेक्स्ट जो है वो इसमें लिखेंगे तो ये शायद नज़र ना आए जो आप बड़ी साइज़ में लिखें तो इस वजह से ये ध्यान में रखें कि ये जो है इतना जूम आउट हो कि ये सारा एक्शन सेफ एरिया में अंदर आ जाए। ओके, अब ये यहाँ पे ठीक है। अब जो है यहाँ पर ये जो ब्लर लेयर है इसको मैं इसका सोलो इसका ऑन कर देता हूँ और इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ।
ब्लर लेयर को, और एक कोई भी एक इनमें से सेलेक्ट करके उसको मैं फ्लिप कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल फ्लिप ट्रांसफॉर्म, हॉरिजॉन्टल फ्लिप हो गया। और उसके बाद इन होम बटन प्रेस करके स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएं और इन दोनों लेयर को सेलेक्ट करके टी प्रेस करें और इसकी ओपेसिटी आ गई और इसको एनिमेट करते हैं और एंड में आके इसकी ओपेसिटी 0 कर देते हैं। उसके बाद जो बैकग्राउंड लेयर है उसको भी सोलो करते हैं, ये ऑन हो गया। और इसके ऊपर जो ये जो ग्रेडियंट रैंप है इसको यहाँ से वाइट कर देते हैं। इसके बाद इसको सोलो इनका हटा देते हैं। ये पार्ट 1 जो यहाँ पे इस वक्त इसमें लगा हुआ है, इसको सेलेक्ट करके जैसे कीबोर्ड से ओ प्रेस करेंगे तो जो टाइम इंडिकेटर है ये इसके लास्ट फ्रेम पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके 4 सेकंड पे आते हैं, टाइम इंडिकेटर को लाते हैं यहाँ पे 4 सेकंड, 1 सेकंड मतलब पीछे। और यहाँ से पार्ट 2 जो है इसको यहाँ से ड्रैग करके और इसके ऊपर यहाँ पे 4 सेकंड से इसे स्टार्ट करते हैं। अब देखें कि ये एक ब्लैक कलर की लाइन आ गई है, तो ये इस लेयर के ऊपर मैं कर देता हूँ और जैसे ही कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करूँगा तो ये देखें टाइम इंडिकेटर के साथ शिफ्ट हो गया। अब जैसे ही क्लिक को मैंने रिलीज़ किया माउस को तो ये वहीं से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह फिर से इसको सेलेक्ट करके ओ प्रेस किया तो ये टाइम इंडिकेटर लास्ट फ्रेम पे आ जाएगा। यहाँ से मैं क्वालिटी क्वार्टर करता हूँ ताकि ये जल्दी दिखाए। और उसके बाद ये देखें अभी 9 सेकंड पे आ चुका है, तो यहाँ से इसको 8 सेकंड कर देते हैं, 1 सेकंड पीछे। और उसके बाद पार्ट 3 को फिर से ड्रैग करके शिफ्ट होल्ड करके इसको यहाँ पे स्टार्ट किया और फिर से ओ प्रेस किया, ये एंड में आ गया और यहाँ पे 13 सेकंड है, इसको 12 कर देते हैं। और यहाँ से पार्ट 4 को ड्रैग करके इसको भी यहीं से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 को अगर आप इसकी जो लास्ट की फ्रेम है अगर वो इसको ज़्यादा 2 सेकंड दिखाना चाहें या 4 सेकंड तो वो आप दिखा सकते हैं। यहाँ से राइट क्लिक करके टाइम इनेबल टाइम रीमैपिंग ऑन कर देते हैं इसका। और यहाँ पे जो है लास्ट की फ्रेम पे ये देखें ये ब्लैक नज़र आ रहा है, थोड़ा सा एक फ्रेम पीछे जाते हैं जो कि पेज अप आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो एक फ्रेम पीछे जाएंगे। तो ये वाली जो इसकी टाइमिंग है उस पे आप की फ्रेम लगाएं। तो यहाँ से इसकी टाइमिंग है ये 5 सेकंड पूरे, तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया तो ये डायमंड आ गया है, मतलब की फ्रेम लग गया है इस पर उसके ऊपर। और यहाँ से मैं जूम इन करके ये जो लास्ट वाली की फ्रेम है इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, उसके बाद फिर से जूम आउट करता हूँ और कीबोर्ड से एंड प्रेस किया, टाइम इंडिकेटर लास्ट फ्रेम पे आ गया और इसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड से अल्ट होल्ड करके और ये जो बड़ी ब्रैकेट है जिससे एंड होती है उसको जैसे ही प्रेस किया तो ये यहाँ तक लेयर आ गया। उसके बाद जो है लेयर 2 सेलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड से आई प्रेस किया तो ये इसके फर्स्ट फ्रेम पे आ गया टाइम इंडिकेटर, और टी प्रेस किया तो ये ओपेसिटी आ गई। अब स्टॉप वॉच पे क्लिक करके इसे एनिमेट करते हैं तो यहाँ पे इसकी ओपेसिटी 0% कर देते हैं और 1 सेकंड आगे जाकर 5 सेकंड पे इसको 100% कर देते हैं। उसके बाद इसकी ओपेसिटी को यहाँ से ओपेसिटी के ऊपर यहाँ पे क्लिक करने से ये दोनों की फ्रेम सेलेक्ट हो गई और यहाँ से एडिट, ये कॉपी, और उसके बाद नंबर 3 जो है कंपोजिशन इसको सेलेक्ट करके यहाँ से कीबोर्ड से फिर से आई प्रेस किया और फिर कंट्रोल वी से इसे पेस्ट कर दें। फिर से नंबर 4 को सेलेक्ट करके आई प्रेस किया और कंट्रोल वी। ओके, उसके बाद राइट क्लिक न्यू सॉलिड बनाते हैं, ब्लैक कलर का सॉलिड। ओके, और यहाँ पे ओके। उसके बाद जो है कीबोर्ड से होम प्रेस किया, ये स्टार्ट पॉइंट पे आ गया टाइम इंडिकेटर और इसकी भी ओपेसिटी को एनिमेट कर देते हैं। टी से ओपेसिटी आ गई, स्टॉप वॉच पे क्लिक किया
और 15 फ्रेम आगे जाके, यहाँ पे 15 में लिखता हूँ, 15 फ्रेम आगे जाके इसको मैं 0 कर देता हूँ। उसके बाद जो है एंड पे आते हैं और एंड पे इसकी ओपेसिटी में 100% कर देता हूँ। और यहाँ पे एंड से यहाँ पे ये 19 सेकंड और 29 फ्रेम्स हैं, तो यहाँ पे मैं 19 सेकंड और 15 फ्रेम्स पे आता हूँ और यहाँ पे इसकी ओपेसिटी 0 कर देता हूँ। उसके बाद इस की फ्रेम को यहाँ से क्लिक करते हैं, राइट क्लिक की फ्रेम असिस्टेंट, और इसे इजी ईज आउट कर देते हैं। और ये वाली जो की फ्रेम है इसको सेलेक्ट करके इसे इजी ईज इन कर देते हैं। अब ये देखें कि यहाँ पे स्टार्ट में ये ब्लैक होगा, फिर 15 फ्रेम्स के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये क्लियर हो जाएगा और उसके बाद एंड में ये फिर से आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक हो जाएगा। इस तरह स्टार्ट में ये से शुरू हुआ। और यहाँ से मैं क्वालिटी इसकी फुल कर देता हूँ। और एंड में ये जो भी कंपोजिशंस हैं, जब आप रेंडर करें तो जो भी कंपोजिशंस हैं इनको ओपन करके, यहाँ से डबल क्लिक करके ओपन करके, ये जो इसका जो मोशन ब्लर का जो मेन ऑप्शन है इससे इनेबल करना ना भूलिएगा। ये मैंने इस वक्त इसलिए ऑफ़ किया था क्योंकि इससे कंप्यूटर पे मतलब काफ़ी हैंग हो जाता है, तो इस वजह से जब आप इसे रेंडर करें तो उस वक्त ही इसे ऑन कर दें। ओके, उसके बाद यहाँ पे इनकी सेटिंग कर देते हैं कंपोजिशंस की। यहाँ से मैं न्यू जो है फ़ोल्डर बनाता हूँ और उसे नाम देता हूँ प्रीकॉम्स। और यहाँ से जो भी मतलब की कंपोजिशंस ऐसी हैं जो कि बाहर नहीं होनी चाहिए, जैसे ये लोगो प्लेस होल्डर को छोड़ के आउटलाइन पार्ट 1 2 3 4 और रिफ्लेक्शंस, इनको मैं ड्रैग करके प्री कॉम्प में डाल देता हूँ और ये 2 कंपोजिशंस भले बाहर हों। और उसके बाद एक दूसरा फ़ोल्डर बनाते हैं और इसे नाम देते हैं ग्राफिक्स। और ये जो भी आपका लोगो है, जो भी चीज़ है, इसको इसके अंदर डाल देते हैं। ओके गाइस, तो ये था कि किस तरह आप एक लोगो या कोई उर्दू टेक्स्ट या कोई इंग्लिश टेक्स्ट जो भी है उसको कैसे आप क्लासिक 3D बनाएंगे। और उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी इस तरह के कूल इफ़ेक्ट्स बनाऊं। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।